जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन नहीं है? जो कुछ हमने डिस्कस किया समझ आ गई? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑडिट का पहला चैप्टर और उस पहले चैप्टर का पहला कंसेप्ट। अमूमी तौर पे जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले उसके ओरिजिन की बात की जाती है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि ओरिजिन ऑफ ऑडिट क्या है, ऑडिट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ। ठीक है, ऑडिट ओरिजिनेट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यानी मशीन इजाद हुई, मशीन इजाद होने से बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ा? पहले जो बिजनेसेस स्मॉल स्केल पे हुआ करते थे वो लार्ज स्केल पे बिजनेस होना शुरू हो गए और उनको चलाने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। मशीनरी से प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। तो जहाँ पे मशीनरी इजाद होने से बिजनेस के ऑपरेशंस चेंज हुए, लार्ज स्केल पे बिजनेस काम करना स्टार्ट कर दिया। वहीं पे ज़रूरत इस बात की पड़ी कि अब मशीनरी, चूँकि बिजनेस में मशीनरी इस्तेमाल होगी और मशीनरी आपको पता है आजकल भी अगर टेक्सटाइल सेक्टर की भी बात करें तो एक मशीनरी करोड़ों रुपए में आती है। तो उस वक्त भी मशीनरी काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी। उस वक्त जो टाइप ऑफ बिजनेस हुआ करते थे वो होते थे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। और आपने इससे पहले किसी स्टडीज में पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर एक होता है, पार्टनरशिप में ओनर की तादाद 2 से लेके 20 तक होती है। लेकिन अक्सर मशीनरी इतनी महंगी हुआ करती थी कि इवन 20% भी अपना अगर कैपिटल मिला लेते थे तो उसके बावजूद भी इतने पैसे नहीं हो पाते थे कि मशीनरी को खरीदा जा सके। इस वजह से ज़रूरत इस बात की पेश आई कि एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए। ये न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पहले याद रखिए काम होता था 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। ठीक है, फिर आज से तकरीबन लगभग 150 साल पहले एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई जिसको कहा गया कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसको क्रिएट करने के पीछे सबसे जो अहम कंसेप्ट था, 2-3 कंसेप्ट थे, जो एक अहम कंसेप्ट था वो ये कि इसमें जो नंबर ऑफ ओनर्स की तादाद है उस पर कोई लिमिट ना लगाई जाए ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स की जरूरत हो उनको बिजनेस में ऐड किया जा सके। तो ये कंसेप्ट था। अच्छा, जब जॉइंट स्टॉक कंपनी क्रिएट हो गई, इसमें फाइनेंस वाला मसला तो हल हो गया। महंगी मशीनरी खरीदनी है, ज्यादा पैसे चाहिए, तो कोई बात नहीं, नंबर ऑफ ओनर्स की तादाद ज्यादा कर लो। आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि जो शेयर कैपिटल होता है किसी भी कंपनी का, उसे इंक्रीज भी किया जा सकता है, जितना चाहे इंक्रीज करवा लें। ठीक है, तो फाइनेंस वाला मसला तो हल हो गया। लेकिन एक और मसला आया सामने। वो मसला ये आया कि मशीनरी चलाना जो है, देखिए मशीनरी खरीदना एक टास्क है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? उस मशीनरी को चलाना कैसे है। ठीक है, तो जो लोग बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते थे वो मशीनरी को खरीद तो लेते थे लेकिन अक्सर वो इस काबिल नहीं होते थे कि मशीनरी को चला भी सके। तो मशीनरी को चला, शायद कोई इक्का दुक्का ऐसा हो जो चला भी सकता हो, तो लेकिन मशीनरी को जब ज्यादातर जो ओनर्स ऑफ कंपनी होते थे बिजनेस को मशीनरी को चला नहीं सकते थे, उन्हें जरूरत पड़ी फिर कुछ एक्सपर्ट लोगों की जो मशीनरी चलाना जानते हों। ठीक है, तो उन लोगों को हायर किया गया। इन लोगों को हम कहते हैं मैनेजर्स। ठीक है, तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते थे ना पहले, उनमें अक्सर जो ओनर और मैनेजर सेम हुआ करते थे। अब भी अगर आप देखें घर के इर्द गिर्द आपको जो नजर आएंगी सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की एग्जांपल्स, उनमें जो ओनर होता है वही दुकान पे बैठ रहा होता है, दुकान को भी वही चला रहा होता है। तो ओनर और मैनेजर सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में अमूमी सेम होते थे। लेकिन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चूंकि कम्प्लेक्स है, इसमें अक्सर ऐसा होता है ओनर कुछ और
और मैनेजर कुछ और। जैसे अगर आपके पास बहुत सा पैसा है, आप कोई हवाई जहाज खरीद तो सकते हैं, एयरलाइन कंपनी बना तो सकते हैं, लेकिन शायद उस जहाज को उड़ा नहीं सकेंगे। ठीक है, उसके लिए तो आपको पायलट की जरूरत होगी जिसके पास स्किल होगी। तो ओनर के पास पैसा होता है, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए मैनेजर की जरूरत होती है। इसी तरह अगर आपके पास पैसा है, आप एक हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग तो खड़ी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें मशीन, एक्सरे मशीन वगैरह जो है, सीटी स्कैन मशीन, वो सब कुछ ला के वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एक पेशेंट की सर्जरी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए डॉक्टर की जरूरत है। वो तो हाँ, कभी अगर ऐसा हुआ, रेयर होता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता भी है कि किसी पर्सन के पास पैसे भी हैं, वो MBBS क्वालिफाइड भी है, तो वो अपना हॉस्पिटल भी स्टार्ट कर लेगा और फिर वही उसको रन भी कर रहा होगा। लेकिन ये रेयर एग्जांपल है, इसलिए हम इसकी तरफ नहीं जाते। अमूमी तौर पे आप सारे एग्री करते हैं पहले कंसेप्ट से कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओनर अमूमी तौर पे कुछ और लोग होते हैं और मैनेजर कुछ और लोग होते हैं। क्लियर? अच्छा, अब ओनर्स को हम टाइप में, ये जेनेरिक वर्ड है, जनरल वर्ड है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर को बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में ओनर को बोलते हैं पार्टनर, और कंपनी में ओनर्स को बोलते हैं शेयर होल्डर। शाबाश। तो अगर मैं शेयर होल्डर बोलूं तो आपको समझ लग जाएगी। इसी तरह कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में जैसे ओनर को बोलते हैं ना शेयर होल्डर, तो उसी तरह मैनेजर जो बिजनेस को रन कर रहे होते हैं उन्हें बोलते हैं डायरेक्टर्स, कंपनी की लैंग्वेज में डायरेक्टर्स। हालांकि मैनेजर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है दोनों में, वो बाद में सीखेंगे। तो अभी तक की डिस्कशन से हमने ये सीखा कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक पार्टी होती है शेयर होल्डर, जो कि बिजनेस को ओन कर रहे होते हैं, जिनका पैसा बिजनेस में लगा होता है, और दूसरी पार्टी होती है मैनेजर्स, जो बिजनेस को चला रहे होते हैं। अच्छा, जब मैनेजर्स को या डायरेक्टर्स को ओनर ने हायर किया, ओनर ही हायर करेंगे ना, हाँ शाबाश, ओनर ने हायर किया, तो ओनर्स ने इंटरव्यू किया उनसे। इंटरव्यू में आपको पता है एक क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि जी आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी है, क्या लेंगे, है? तो मैनेजर कहने लगे सर हमें तो फिक्स सैलरी दीजिए, क्योंकि हम तो एम्प्लॉय है, ठीक है, जो बाकी प्रॉफिट होगा वो तो आपको मिलेगा डिविडेंड, हमें फिक्स सैलरी दीजिए। एग्री हो गया फिक्स सैलरी। फिर उसके बाद जरा अगली बात गौर से सुनिएगा। शेयर होल्डर ने मैनेजर से कहा आपको हमने फिक्स सैलरी दे तो दी है, लेकिन फिक्स सैलरी आपकी है ना, तो आपका काम में इतना इंटरेस्ट नहीं बनेगा। हम चाहते हैं कि आप दिन रात मेहनत करें प्रॉफिट के लिए, तो हम आपको एक और एडिशनल ऑफर देते हैं। क्या? जितना भी प्रॉफिट होगा हमारी कंपनी का 10% आपको बोनस के तौर पे दिया जाएगा। और ये प्रैक्टिस इंडस्ट्री में कॉमन है, याद रखें, ठीक है, कि जितना भी प्रॉफिट होता है ईयर एंड पे एक सर्टेन टारगेट सेट कर दिया जाता है कि अगर इससे ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो आपको बोनस मिलेगा। वो कभी 10% होता है, कभी 20% होता है। डायरेक्टर्स ने कहा जी बिल्कुल ठीक, ये अरेंजमेंट समझ आ गई आपको, एक फिक्स सैलरी मिलेगी और दूसरा बोनस मिलेगा 10% या 20%। ठीक है जी। अब आपने अगर कंपनी लॉ पढ़ा हुआ, कितने स्टूडेंट्स ने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ? नहीं पढ़ा हुआ, हाँ चले, काफी स्टूडेंट्स हैं, 15-20 स्टूडेंट। अच्छा चले, तो अगर जिन स्टूडेंट ने कंपनी लॉ पढ़ा है उनको पता होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता रहा हूं कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंपनी को रन कर रहे होते हैं वो है डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर रोज रोज कंपनी में नहीं आते। एक दफा उन्होंने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर दिया, उसके बाद वो साल के बाद ही आएंगे। साल के बाद मीटिंग होती है, उसे क्या कहते हैं? एनुअल जनरल मीटिंग। साल के बाद आएंगे। रोज रोज बिजनेस में कौन आके काम कौन संभालेगा? डायरेक्टर्स। ओनर चले गए, उन्होंने कहा जी हम अब साल के बाद आएंगे, देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस क्या है। शेयर होल्डर को कैसे पता चलेगा, बताइए जरा, क्वेश्चन आपसे, कैसे पता चलेगा शेयर होल्डर्स को कि ये जो डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इन्होंने सारा साल सही काम किया या गलत काम किया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से।
डायरेक्टर सारा ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करेंगे, कंपनी ऑपरेट करेंगे, सारा साल में कुछ इनकम भी होती रहेगी, कुछ एक्सपेंसेस भी होते रहेंगे, वो उनका रिकॉर्ड रखते रहेंगे और साल के एंड पे सारे साल की ट्रांजैक्शंस की समरी बनाएंगे, जिसे हम कहा करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कम से कम 5 चीजें होती हैं: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। तो ये 5 स्टेटमेंट्स बना के क्या किया डायरेक्टर ने, क्या करना है, शेयर होल्डर के सामने रख देनी है। ऐसा ही है, शेयर होल्डर क्या करेंगे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, अगर तो प्रॉफिट हुआ तो क्या करेंगे, डायरेक्टर को शाबाश भी देंगे और डायरेक्टर्स को बोनस भी देंगे। और अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस हुआ तो डायरेक्टर्स की क्लास भी करेंगे और हो सकता है डायरेक्टर्स को चेंज भी कर दे, रिमूव कर दे। ऐसा ही है। तो अब अगर फर्ज कीजिए, अगर तो सारे साल एंड में प्रॉफिट आया ना, तो अच्छी बात है, प्रॉफिट का शेयर उनको मिल जाएगा, शेयर होल्डर भी खुश, डायरेक्टर भी खुश, ठीक है। लेकिन याद रखें कि कहानी हमारी केस स्टडी शुरू ही ऑडिट में वहां से होती है जहां कोई ना कोई मसला होता है। तो साल के एंड पे अगर आया लॉस, साल के एंड पे अगर आया लॉस, कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि डायरेक्टर्स उस लॉस को सही सही शेयर होल्डर्स को बता देंगे? हाथ उठाइए जरा, कितने स्टूडेंट्स का है? नहीं बताएंगे। क्यों? 2 मसले हैं, एक बोनस नहीं मिलेगा, दूसरा हो सकता है जॉब से भी हाथ धोना पड़े। एक दफा एक रिसर्च हुई, यूएसए में रिसर्च हुई, एक किताब पढ़ा था, उसमें रिसर्च का जिक्र था। उसने कहा मोर देन 60% स्टूडेंट्स अपने घरों में अपनी जो कॉलेज की परफॉर्मेंस होती है ना, ये गलत बताते हैं। मोर देन 60%। फिर उसने आगे कहा, उसने कहा आज जो जनरेशन, हर एक के साथ है, हमारे जमाने में भी ऐसे ही था सारे, उसने कहा जो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी ट्रू परफॉर्मेंस शेयर नहीं कर सकता, पर्सन नहीं करता, कल कला को जब वो मैनेजमेंट बनेगा, किसी कंपनी का सीएफओ सीईओ बनेगा, तो क्या आपके ख्याल में वो शेयर होल्डर्स को या उस कंपनी का ऑडिट करने के लिए जो ऑडिटर आएंगे उन्हें ट्रू परफॉर्मेंस बताएगा? प्रोबेबली नहीं बताएगा, ठीक है। इसीलिए याद रखें, हमारा ऑडिट प्रोफेशन में एक रूल होता है। रूल क्या होता है? कभी भी किसी की भी स्टेटमेंट को एज इट इज ट्रू नहीं मानना होता। हम कहते हैं अच्छा, गलत भी नहीं मानना, ये भी नहीं कहना गलत है, ये जहन में रखिएगा। ये भी नहीं कहना सच है, सच बोल रहे हो, ये भी नहीं कहना झूठ बोल रहे हो। बल्कि हमारा तरीकाकार क्या होता है, हम कहते हैं सबूत के हिसाब से डिसाइड करेंगे। अगर एविडेंस से, सबूत से यह पता चलता है आप सच बोल रहे हैं, तो हम मानेंगे आप सच बोल रहे हैं। अगर एविडेंस से लग रहा हो आप झूठ बोल रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? झूठ बोल रहे हैं। बाज़ औक़ात बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जजमेंटल क्वेश्चन। एक जज है, उसको फर्ज कीजिए कि लग रहा है, उसकी गट फीलिंग है कि लग रहा है ये बेगुनाह है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ है, उस पर्सन के खिलाफ। बताइए वो क्या करता है? सजा दे देता है, क्योंकि उसका प्रोफेशन ने उसे क्या सिखाया कि उसने फैसला क्या करना है? सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में। उसी तरह हमारा भी एज ऑडिटर, हम भी जज की तरह न्यूट्रल होते हैं। हमने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इंडिपेंडेंट होकर, न्यूट्रल होकर ओपिनियन देना होता है, बताना होता है कि ये ठीक है कि गलत। तो हमने अपनी गट फीलिंग पे नहीं जाना, ये सीएफओ भाईजान बहुत नेक आदमी है, 5 वक्त के नमाजी है माशाल्लाह, ठीक है, तो इसका मतलब है इन्होंने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक बनाई होगी, कोई गलती नहीं होगी। कैसा सोचना चाहिए? नहीं नहीं, हमारा प्रोफेशन क्या सिखाता है हमें? ऐसा नहीं सोचना। कैसा सोचना है भाई? एविडेंस देखेंगे, एविडेंस बोल रहा है सही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही, एविडेंस बोल रहा है गलत तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत। तो अब जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने साल के एंड पे देखा ये तो लॉस आ गया, ये तो अगर बताया शेयर होल्डर को वो तो हमें उड़ा के रख देंगे। तो फिर जो मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स थे और शेयर होल्डर्स थे,
इनमें कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ आ गया। इख्तलाफ क्या आ गया कि शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। कौन सा व्यू मिले बोले? फिर से बोल, कौन सा व्यू? ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। शाबाश, ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या होता है कि जो हक सच है वही बात सामने आए। अगर प्रॉफिट हुआ है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट लिखा हो, लॉस हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लॉस हुआ। यह है ट्रू एंड फेयर व्यू। लेकिन मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स ये नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस का बेस्ट व्यू प्रेजेंट हो, यानी अगर लॉस हुआ है तो पता चले प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो पता चले ज्यादा से ज्यादा है। वालिदैन क्या चाहते हैं? ट्रू एंड फेयर व्यू के बेस्ट व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है। और हम क्या घर में अपनी परफॉर्मेंस बताया करते हैं अमूमी तौर पे? बेस्ट व्यू। ये कन्फ्लिक्ट आ गया ना, इस डिफरेंस को कहते हैं कन्फ्लिक्ट। यानी शेयर होल्डर कुछ और चाह रहे हैं और मैनेजमेंट या डायरेक्टर कुछ और प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। अब वालिदैन बन के सोचे जरा, क्या करना चाहिए? क्या बच्चे की कोई भी स्टेटमेंट है उसके ऊपर ब्लाइंडली रिलाई कर दें? अमूमी कर लेते हैं। उनसे कहें ना फीस बढ़ गई है, वो मान लेते हैं फीस बढ़ गई है। क्या रिलाई कर लेना चाहिए, या किसी इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से पूछ लेना चाहिए? भाई कॉलेज फोन करके पूछ लेना चाहिए क्या वाकई फीस बढ़ गई है, क्या वाकई हमारा बच्चा तीनों सब्जेक्ट्स में पास हो गया है? फोन कर लेना चाहिए। ठीक है। अब कॉलेज मैनेजमेंट अमूमी तौर पे बताइए, क्या न्यूट्रल इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताएगी कि वो बायस्ड होगी? न्यूट्रल इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह इस रिलेशनशिप में भी जो शेयर होल्डर और मैनेजमेंट के दरमियान में रिलेशनशिप है ना, इसमें भी एक कन्फ्लिक्ट है। क्या कन्फ्लिक्ट है? शेयर होल्डर चाहता है ट्रू एंड फेयर व्यू, मैनेजमेंट चाहते हैं बेस्ट व्यू। अब शेयर होल्डर याद रखे टेक्निकल पर्सन नहीं है। मैनेजमेंट में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को देनी है उसमें बेस्ट व्यू आ रहा होगा। शेयर होल्डर खुद से अमूमी तौर पे चूंकि टेक्निकल पर्सन नहीं होते, वो खुद से इसमें जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इन्हें क्या करना चाहिए? एक इंडिपेंडेंट थर्ड पर्सन से मशवरा कर लेना चाहिए। उसे कहना चाहिए भाई तुम जरा हमारे बिहाफ पे चेकिंग करके बताओ। यहां तक बात समझ आई? तब आपको पता चला कि ये जो थर्ड पर्सन है, ऑडिटर इसको बोलते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से। क्योंकि रिस्क है, कंफर्म नहीं है। हर दुनिया की हर मैनेजमेंट ऐसे नहीं करती। ठीक है। समझ लीजिए 100 में से 5 या 6 मैनेजमेंट ऐसा करेगी। ठीक है। लेकिन हमें तो नहीं पता कि वो 5 या 6 100 में से कौन से वाली है। तो बताइए, हमें हर एक के ऊपर शक करके अपना काम करना चाहिए या हर एक के ऊपर यकीन कर लेना चाहिए ठीक होगी? शक करके। ये ज़हन में रखिए। ठीक है। इस शक करने को हम अपनी ऑडिट की टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिक होना, शक शुबा होना। ठीक है। याद रखिए, एक और असूल बता रहा हूं, हर बंदे को ईमानदार समझे और आप गलत साबित हो जाएं, ये नुकसान की बात है। और हर बंदे को आप डिसऑनेस्ट समझें और आप गलत साबित हो जाएं, ये फायदे की बात है। तो हमें हमारा प्रोफेशन क्या सिखाता है कि आपने स्केप्टिसिज्म के साथ काम करना है। लेकिन बहरहाल अभी मैं उस तरफ आपको नहीं लेके जाता। फिलहाल यूं समझिए हमने न्यूट्रल रहना। हमने कहना भैया जो चीज भी है, आप जो भी स्टेटमेंट दे रहे हो, हम ना आपको कहते हैं आप सच बोलते हो, ना कहते हैं हम झूठ बोल, भाई हमें साबित कर दो, सबूत है तो हम मानेंगे। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब यहां पे आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। ठीक, बल्कि एक ही सवाल, उसके आगे डिफरेंट सब क्वेश्चंस होंगे। मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर्स को बना के देनी है, उसमें गड़बड़ करेगी? प्रॉफिट ओवरस्टेट करेगी? प्रॉफिट ओवरस्टेट करने के 4 तरीके बताइए।
शाबाश। इनकम ओवरस्टेट कर दें, एक्सपेंसिव अंडरस्टेट कर दें, और एसेट्स ओवरस्टेट कर दें, लायबिलिटीज अंडरस्टेट कर दें। शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो क्या मेथड है, क्या तरीके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने के तरीके? क्या हैं? 4। इनकम, बल्कि इनको भी समराइज कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इनकम और एसेट्स को ओवरस्टेट कर दें, एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को अंडरस्टेट कर दें। एग्रीड? अच्छा, अब आगे इसकी फर्दर एग्जांपल्स आप जितनी मर्जी निकाल लें कि जी हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इससे भी प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। मैंने तो जेनेरिक आपको एग्जांपल दिए ना, स्पेसिफिक आप एग्जांपल अकाउंटिंग के एरिया वाइज भी आप दे सकते हैं। और क्या करेंगे? हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, इससे भी प्रॉफिट ओवरस्टेट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिकॉर्ड नहीं की, इससे भी ओवरस्टेट हो जाएगा प्रॉफिट। सेल्स फेक सेल रिकॉर्ड कर दी, जेन्युइन परचेज रिकॉर्ड ही नहीं की, ठीक है। ये बहुत से तरीके हैं, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम इसको एक सेंटेंस में समराइज करें तो फ्रॉड कैसे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? इनकम और एसेट्स को ओवरस्टेट कर दे, एक्सपेंसेस लायबिलिटीज को अंडरस्टेट कर दे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट का रिलेशनशिप है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए अभी ये ऑडिटर के रिलेशनशिप को डिस्कस नहीं कर रहा। शेयर होल्डर और मैनेजमेंट या डायरेक्टर का रिलेशनशिप है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 कंसेप्ट्स बताए गए। पहला, मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स स्टीवर्ड हैं शेयर होल्डर्स के, मैनेजमेंट या डायरेक्टर एजेंट है शेयर होल्डर्स के, मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स अकाउंटेबल है शेयर होल्डर्स के, ठीक है जी, ठीक है। जैसे हम लोग, स्टीवर्डशिप का मतलब क्या होता है? अमानतदार, जिसके पास कोई अमानत रखवाई गई हो, जो किसी दूसरे के बिहाफ पे उसके एसेट्स को मैनेज करता है, ठीक है। फर्ज कीजिए कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूं और मैं इन भाईजान से कहता हूं, भाई 2 हफ्ते के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूं, ऐसा करो कि तुम मेरी गाड़ी जो है वो अपने पास रख लो, इसे संभाल के रखना, घर में इसलिए नहीं खड़ी करा चोरी ना हो जाए। तो ये मेरा एसेट इनके पास है, तो ये क्या हो गए? स्टीवर्ड। इन्होंने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे एसेट्स को मैनेज करना है। तो बताइए, ये जो डायरेक्टर्स के पास मशीनरी है, बैंक बैलेंस है, कैश है, इन्वेंट्री है, फिक्स एसेट है, ये सारा कुछ किसके पैसों से है? बिल्डिंग किसकी है? शेयर होल्डर्स की। तो क्या डायरेक्टर शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे उनके एसेट्स को मैनेज करते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टर शेयर होल्डर के स्टीवर्ड है? बिल्कुल। पहला कंसेप्ट समझ आ गया? अगर आपसे कोई बोले कि मैनेजमेंट, डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करें, पहला पॉइंट क्या बताएंगे? स्टीवर्डशिप। दूसरा पॉइंट, एजेंट। एजेंट किसको कहते हैं? आपने शायद कैफ फॉर बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा प्रिंसिपल और एजेंट का कंसेप्ट, कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे को के बिहाफ पे कोई काम करता है तो जो काम कर रहा है वो एजेंट है, और जिसके बिहाफ पे काम किया जाता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा, एजेंट को चाहिए कि वो प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करे, अपनी अथॉरिटी से एक्सीड ना करे, ऐसा ही है। तो अब मुझे ये बताइए कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर के रिलेशनशिप में एजेंट कौन है, प्रिंसिपल कौन है? डायरेक्टर्स एजेंट है और शेयर होल्डर्स प्रिंसिपल। इसका मतलब है डायरेक्टर्स को चाहिए कि शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करें,
डायरेक्टर्स को चाहिए कि अगर शेयर होल्डर ने एयरलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो दरमियान में रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना कर दे, बल्कि वो वही बिजनेस करे जो कि कंपनी की मेमोरेंडम आर्टिकल्स में लिखा हुआ है। ऐसा ही है, प्रिंसिपल ने बोला जो। ये हो गया एजेंट का रिलेशनशिप। तीसरा, अकाउंटेबल। डायरेक्टर्स सारा साल जो कुछ करते रहे हैं, जो कुछ करते रहे हैं, क्या वो अपने किए के जिम्मेदार हैं? अकाउंटेबल है? तो वो कैसे अपनी अकाउंटेबिलिटी पूरी करते हैं? कैसे अकाउंटेबिलिटी, हिसाब किताब कैसे देते हैं? जो किया सारा साल हिसाब किताब देना है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये हिसाब किताब देना है। कैसे देना है हिसाब किताब? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके। तो डायरेक्टर शेयर होल्डर के स्टीवर्ड भी हैं, एजेंट भी हैं, अकाउंटेबल भी हैं। स्टीवर्ड भी है, एजेंट भी है, अकाउंटेबल भी है। स्टीवर्ड भी हैं, एजेंट भी हैं, अकाउंटेबल भी है। ये बात समझ आती है? चले अब आते हैं तीसरी पार्टी की तरफ। हमारी स्टोरी में तीसरी पार्टी ये कौन सी आई? एक है शेयर होल्डर, एक है मैनेजमेंट। ऑडिटर को किसने अपॉइंट किया था? शेयर होल्डर। शाबाश। किस लिए अपॉइंट किया था? ताकि वो मैनेजमेंट की बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करे। और गौर से सुनिएगा, और गलत है तो उसको ठीक ना करे, बताए। बताए, ठीक नहीं करना, बताना है। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है तो ऑडिटर शेयर होल्डर्स को बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। और अगर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ है तो ऑडिटर क्या बताएगा? ये गड़बड़ है। ठीक। अच्छा मुझे बताइए, ये जो ऑडिटर ने शेयर होल्डर्स को बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की चेकिंग करने के बाद कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, ये ज़बानी कलामी बताया या रिटन फॉर्म में? शाबाश, रिटन फॉर्म में। तो ऑडिटर जो रिटन फॉर्म में पेज देता है शेयर होल्डर्स को, उसे कहते हैं रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट है। डॉक्टर की रिपोर्ट थोड़ी होगी, ऑडिटर है तो ऑडिट रिपोर्ट ही देगा। अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट है, ठीक है, ये दो तरह की। या तो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा होता है सब कुछ ठीक है, या ऑडिट रिपोर्ट में लिखा होता है कुछ गड़बड़ है। गुड न्यूज वाली, बैड न्यूज वाली। यहां तक क्लियर? चलें, ठीक है। इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत से पैराग्राफ होते हैं। सबसे अहम पैराग्राफ यही होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है या कोई गड़बड़ है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बस सिर्फ नाम बता रहा हूं, आपने नाम सुन के चाहे तो भूल जाए, वो बाद में हम इसके ऊपर अगले किसी चैप्टर में डिटेल डिस्कशन करनी है। अगर ऑडिटर ये कहे अपनी रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं, ऐसी रिपोर्ट को कहते हैं अनमोडिफाइड रिपोर्ट। क्या कहते हैं? और अगर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में बोले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गड़बड़ है तो इसे क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड रिपोर्ट। ठीक है। दुनिया में मोर देन 80% रिपोर्ट्स अनमोडिफाइड होती हैं और लेस देन 20% रिपोर्ट्स मॉडिफाइड होती हैं। ठीक है, चलिए बहरहाल। अच्छा गैस कीजिए, अब देखते हैं आपका स्केप्टिसिज्म कहां तक पहुंचाता है आपको। दुनिया में ज्यादातर कौन सी रिपोर्ट होती हैं प्रैक्टिकली? आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन से वाले होंगे? मॉडिफाइड वाले, क्योंकि हमारी केस स्टडी स्टार्ट ही वहां से होती है जहां कुछ गड़बड़ होती है। चलिए बहरहाल वो तो जब आएंगे क्वेश्चन फिर सुनेंगे। ये ऑडिटर का रोल क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो मुझे बताइए, क्विकली आंसर करना है। पहली चीज, एक ऑडिट एंगेजमेंट में, ऑडिट एक्टिविटी में कितनी पार्टीज हैं?
तीन पार्टीज कौन कौन सी? ऑडिटर, शाबाश। मैनेजमेंट का क्या काम है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, शाबाश। और अगर कोई कहे कि ऑडिटर का काम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, एग्जाम में ये लिखा हो, आपने कहना ये गलत है। अच्छा, मैनेजमेंट का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, ऑडिटर का काम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना और रिपोर्ट देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या उनमें कोई गड़बड़ है। अच्छा मुझे बताइए, मैनेजमेंट को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूं, आपने विद रीजंस मुझे ट्रू और फॉल्स करना है। मेरा ये ख्याल है कि ऑडिटर को मैनेजमेंट अपॉइंट करे तो ज्यादा बेहतर है। फॉल्स क्यों? हाँ, क्योंकि अगर मैं ऑडिटर को मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया तो वो बायस हो सकता है, ठीक है। इवन बल्कि लॉ ये कहता है कि ऑडिटर जो है अपॉइंट शेयर होल्डर करे, लेकिन इस ऑडिटर को इंडिपेंडेंटली काम करना है। यानी अगर कभी शेयर होल्डर भी इसको प्रेशराइज करने की कोशिश करे ना, कभी एक्सट्रीम केस में, रेयर केस में ऐसे हो सकता है, तो इसने इनका भी बर्डन नहीं लेना, बात नहीं माननी। ज्यादा फोर्स करें तो एंगेजमेंट छोड़ के घर चला जाए चाहे, इसकी इजाजत है हमारे प्रोफेशन में। इसको कहते हैं ऑडिटर ने एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लिया, रिजाइन कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो ये अच्छा, आप मुझे बताइए, आखिरी क्वेश्चन, आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट से शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट मिल जाएं बगैर वेरिफिकेशन के, बगैर ऑडिटर की चेकिंग के। ये ज्यादा बेहतर सिचुएशन है, या कि ऑडिटर को पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले, वो चेक करे और फिर रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को जाए, ये ज्यादा बेहतर है। पहली सिचुएशन बेहतर या दूसरी? दूसरी सिचुएशन, शाबाश। और अब शेयर होल्डर इससे खुश हुए, शेयर होल्डर्स ऑडिटर से क्या हुए? खुश हुए। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा, ये मैनेजमेंट हमारे साथ जो 2 नंबरियां करती थी, हमें इंपेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं करती थी, हमारी जाने बिला इंपेयरमेंट होती क्या है? हम थोड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है, शेयर होल्डर ये कहते हैं, हम थोड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हमें क्या पता रीवैल्यूएशन क्या है, हमें क्या पता गुडविल क्या है, हमें क्या पता फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज में क्या फर्क है, हमें क्या पता रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या फर्क है, हमें क्या पता डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज करने का क्राइटेरिया क्या है, IFRS 15 क्या भला है, हमें क्या पता। और ये क्राइटेरिया सारे पूरे होते हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। मैनेजमेंट तो जो हमारे सामने रखती थी हम तो उसी को ट्रू मान। ये आप बहुत अच्छे बंदे हैं, एक्सपर्ट बंदे हैं, आप सारी चेकिंग करके दरमियान में कहीं पे जो मसला होता है हमारे सामने निकाल के रख देते हैं, शाबाश, बहुत अच्छा। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर शेयर होल्डर की रिलायंस बढ़ गई, ऐसा ही है। और शेयर होल्डर ने खुश होके दूसरे लोगों को भी बताना शुरू कर दिया, ए भाई मेरी एयरलाइन कंपनी है, आपका हॉस्पिटल है, आपकी भी मैनेजमेंट आपके साथ 2 नंबरी कर सकती है, आप भी ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया करो। आहिस्ता आहिस्ता ऑडिट का प्रोफेशन यहां से ग्रो होना शुरू हुआ फिर, ठीक है। उस वक्त के ऑडिटर भी अच्छे थे, नेक नीति के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते थे, तो रेपुटेशन और अवेयरनेस ऑडिट प्रोफेशन की बढ़ती गई और इतना ज्यादा वैल्यू इसकी इंक्रीज हुई इस प्रोफेशन की कि बहुत सी कंट्रीज ने, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और अगर आपने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है तो उसमें यह कंसेप्ट लिखा हुआ है कि बहुत सी कंपनीज, बहुत सी कंट्रीज में यह लाजमी करार दे दिया गया कि जब कभी कोई बड़ी कंपनी की मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो लीगली रिक्वायर्ड है पहले ऑडिट करवाएगी, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को भेजेगी। कंपनी लॉ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो इसी वजह से है, ठीक है। तो जो याद रखिए चीज रिक्वायर्ड बाय लॉ हो उसे हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी रिक्वायर। तो बड़ी कंपनीज के लिए पाकिस्तान में ऑडिट रिक्वायर्ड है, इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट। वो शायद लॉ में कोई लिमिट थी, वो 1 मिलियन थी या 1 मिलियन थी, ठीक है। हाँ, पब्लिक कंपनी ने और प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा, उन्होंने, उनके लिए ऑडिट रिक्वायर्ड है, यानी बड़ी कंपनीज के लिए ऑडिट रिक्वायर्ड है, स्टैट्यूटरी ऑडिट।
लेकिन जरा मुझे सोच के बताइए, क्या जो छोटी कंपनीज हैं या जो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप है, ये भी ऑडिट करवाते होंगे कि नहीं करवाते होंगे? बोले करवाते होंगे कि नहीं करवाते होंगे? इनके ऑडिट को हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करेंगे या नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट करेंगे? नॉन स्टैट्यूटरी। तो सवाल मेरा ये है कि जब किसी बिजनेस यानी सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एनजीओ वगैरह हो गए, स्मॉल प्राइवेट कंपनीज हो गई, इनके लिए ऑडिट कराना रिक्वायर्ड नहीं है, तो ये ऑडिट क्यों करवाते हैं? क्यों करवाते हैं? क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। ऑडिट करवाने के कुछ एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज आप बताइए क्या है? हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, उसमें जो ज्यादातर मिस स्टेटमेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती हैं। कौन सी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती हैं? मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट। यहां पे एक टेक्निकल पॉइंट है, मैं ये नहीं बोल रहा, गौर से सुनिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा ऑडिट करवाने से ऑल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाती हैं, बल्कि क्या कह रहा हूं, ऑडिट करवाने से मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं। ठीक है, तो मुझे बताइए ऑडिट करवाना चाहिए कि नहीं? फर्ज कीजिए अगर कोई उस्ताद इस क्लास को पढ़ाता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, फर्ज करें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पास हो जाते हैं, लेकिन कुछ फेल भी हो जाते हैं, तो क्या उस्ताद को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? भाई क्यों पढ़ाना चाहिए? कुछ ना कुछ स्टूडेंट तो फिर भी फेल हो गए, तो इसका मतलब उस्ताद तो अपने मकसद में नाकाम हो गया? नहीं, कुछ ना कुछ फेल हो गए, वो तो हमेशा ही होंगे, हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। ठीक है, अनलेस के कोरोना आ जाए तो उसमें कुछ एग्जामिनेशन बॉडी सबको पास कर देते हैं, आई कैप फिर भी नहीं करता, आई कैप फिर भी नहीं करता। तो मुझे बताइए, अगर मोस्ट ऑफ ऑडिट करने से मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती, ऑल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं होती, तो क्या आप समझते हैं कि ऑडिट करवाना जस्टिफाइड है? ऑडिट फिर भी करवाना चाहिए, लेकिन फर्ज कीजिए अगर हम ऑडिट करते हैं और उसके बाद डायरेक्टर आके कहता है ऑडिटर सही काम नहीं किया रे तूने, 232 रुपए की मिस स्टेटमेंट थी, गलती थी, क्यों नहीं आइडेंटिफाई की तूने? तो क्या ये सही है एतराज? नहीं, इसके जवाब में हम क्या कहा करते हैं कि हम मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, ऑल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं करते। मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होगी, इसको ही बहुत समझो, ये भी बड़ी बात है। क्लियर? तो ऑडिट करवाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है एडवांटेजेस में, कि मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। ठीक है, और फिर ये बिजनेस की सेल और परचेज में भी हेल्पफुल होता है। बिजनेस की सेल परचेज में कैसे हेल्पफुल होता है? भाई आपने कहीं गाड़ी खरीदनी हो तो सिर्फ गाड़ी की तस्वीर देख के प्राइस सेट कर देंगे कि उसकी चेकिंग भी करवाएंगे? चेकिंग भी करवाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप खुद इतने एक्सपर्ट नहीं है तो साथ किसी कार मैकेनिक को लेके जाएंगे, इंजन का चेक करो क्या है, या अंदर देखो तारे शारे सारा अंदर सिस्टम ठीक है कि नहीं ठीक, ऐसे ही है। तो जब आप एक गाड़ी खरीदने के लिए चाहे कि गाड़ी एक्सपर्ट को साथ लेके जाते हैं, तो जब कोई बहुत बड़ा बिजनेस सेल परचेज हो रहा होगा तब एक्सपर्ट को साथ लेके नहीं जाएंगे? जाएंगे। 2005-6-7 के करीब जब परवेज मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी तो हुकूमत पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत थी, तो एक कंपनी है PTCL, हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि इसके शेयर्स हम बेच देंगे। पाकिस्तान में तो इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं था, फॉरेन इन्वेस्टर थे, एक कंपनी इत्सलात कंपनी, उन्होंने कहा जी हम शेयर्स खरीदते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा लाओ पैसे, उन्होंने कहा कितने पैसे? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा एक शेयर इतने का। उन्होंने कहा ना 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 ना, ऐसे थोड़े ही पैसे दे देंगे, आप पहले इस कंपनी PTCL की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाएं ताकि हमें ट्रू फिगर मिले एसेट्स और लायबिलिटीज की, इनकम और एक्सपेंसेस की। वो जो हमें ट्रू एसेट्स और लायबिलिटीज की नेट वर्थ पता चलेगी ना, फिर हम आपको डिसाइड करेंगे कि इतने % शेयर्स के इतने पैसे देने हैं। तो बताइए क्या इत्सलात का ये फैसला ठीक था? बिल्कुल ठीक था। तो ये जब सेल परचेज होती है ना बिजनेसेस की, उस वक्त भी ऑडिटर की जरूरत पड़ती है ताकि सही एक्यूरेट
वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज की पता चले। वरना तो जिस बंदे ने आपको पता है चीज बेचनी होती है ना, वो उसको साफ सुथरा चमका के, चाहे अंदर कुछ भी ना हो उस चीज के, चमका के पेश कर देता है, ये ले भाई। तो इसीलिए रिस्क होता है कि जब कभी कोई बंदा बिजनेस को बेच रहा होगा ना, तो वो ज्यादा, एग्जाम्पल गौर से सुनिएगा, बाद में फिर यूज होगी। जब कोई बंदा बिजनेस को बेच रहा होता है ना, तो वो ज्यादा पैसे लेने के चक्कर में कोशिश करता है कि अपने एसेट्स और अपनी इनकम को ओवरस्टेट करे। अब अगर ऑडिटर आके चेकिंग करेगा तो वो तो पकड़ लेगा, ऐसा ही है। तो सेल परचेज में भी हेल्पफुल हो गया, बिल्कुल हो गया। और फिर अगली बात सुने, बिजनेस के लिए जब कभी लोन लेने के लिए जाएंगे ना, बैंक लोन नहीं देगा। बैंक कहेगा भाई पहले बताओ सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी के बगैर तो लोन नहीं देता। सिक्योरिटी क्या होता है? एसेट्स। तो जिस कंपनी ने लोन देना, अब खुद अगर आप ऑडिट को समझना शुरू हुए तो बताइए, हमारी कंपनी है एक, वो बैंक के पास लोन लेने के लिए गई, या फर्ज कीजिए हम बैंकर हैं, बैंकर बन जाए, एक कंपनी आपके पास लोन लेने के लिए आई, क्या रिस्क है? क्या वापस नहीं कर सकेगी? वापस नहीं कर सके तो कोई मसला नहीं, एसेट बेच देंगे। हाँ, एसेट्स उतनी वैल्यू के नहीं होंगे, एसेट्स उतनी वैल्यू के नहीं होंगे। प्रैक्टिस में हमने ऐसी एग्जांपल, आप शायद सुन के हंसेंगे, लेकिन ऐसी एग्जांपल्स भी हमने देखी हुई है कि एक कंपनी पर्सन ने लोन लिया बैंक से और फिर उसके बाद उसको पे नहीं किया, लैंड बेचने के लिए गए तो पता चला लैंड के वो जो है दरिया गुजर रहा है उस लैंड के ऊपर से, वो मिल मिला के कुछ हिस्सा के चक्कर चला लेते हैं। ठीक है, एक केस हमने ये देखा, उसमें वो बैंक था एक एग्रीकल्चरल लोन देता था, तो कुछ किसानों को लोन दिया, जमींदार को लोन दिया, वो वापस नहीं कर सका, उसकी लैंड बेचने के लिए गए तो उसने वहां पे अपना कल्चर होता है, उसने अपने कुछ उधर जो भी थे उनके क्या कहना चाहिए मजारे वगैरह या गुंडे वगैरह वो बिठा दिए और बैंक को कहने लगा आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम जो इस जमीन को खरीदने आएगा ना उसको उड़ाएंगे। और बैंक ने वो मस्जिदों में ऐलान करवाया कि भाई ये लैंड हम सेल करना चाहते हैं, ऑक्शन करना चाहते हैं, जिसने खरीदना है आए, कोई भी नहीं आया। तो ये बाज़ औक़ात लोन में इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो इसीलिए हाँ अच्छा तो इसीलिए ऑडिटर की जरूरत पड़ती है। बैंक क्या कहता है? बैंक कहता है आपके एसेट्स की वैल्यू ठीक है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? कहता है पहले ऑडिट करवा के लाओ। प्रैक्टिकली असूल याद रखें, बिजनेस पर्सनल लोन लेने के लिए जाएंगे ना तो फिर आपसे सिक्योरिटी मांगेगा। सैलरीड पर्सन लोन लेने के लिए जाए वो सैलरी स्लिप मांगता है और एम्प्लॉयमेंट कंफर्मेशन मांगता है। बिजनेस के लिए लोन लेने जाए ना, बैंक तब तक लोन नहीं देगा जब तक आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा के उसके सामने नहीं रखेंगे, जिससे उसे पता चले कि आपके बिजनेस की ट्रू वैल्यू क्या है। क्लियर हुई है बात? आगे चलते हैं। जी जी सर, एक तो कंपनी अपना ऑडिट करवाएगी, फिर बैंक अलग ऑडिट करवाएगा कि वेरीफाई हाँ, करने के लिए, या फिर शाबाश, ये अच्छा सा। उन्होंने कहा जी एक तो साल के बाद कंपनी ने ऑडिट करवाना है, साल के बाद कंपनी ने ऑडिट करवाना। साल के दौरान अगर कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या वो अलग से ऑडिट करवाएगी? इसका ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है इस लेवल पे, लेकिन इसका जवाब है यस, वो अलग से ऑडिट करवाएगी। ये जो पीटीसीएल का ईयर एंड था उस वक्त जिसकी मैं बात कर रहा हूं 30 जून, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसों की जरूरत थी, वो टाइम था समझ लीजिए जनवरी 2005। ईयर एंड जब ऑडिट होना है वो कब? 30 जून। इस हालात वाले बोले हमें तो ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल में ऑडिट होंगी फिर हम प्राइस डिसाइड करेंगे क्या देनी है। गवर्नमेंट के पास एक ऑप्शन थी 30 जून का इंतजार करते और 30 जून को स्टैट्यूटरी ऑडिट होता ना, उसकी रिपोर्ट उनको दे देते फाइनेंशियल से। ये एक ऑप्शन थी। क्या आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने ये किया होगा? उनको तो पैसों की फौरी जरूरत थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जनवरी एंड के ऊपर स्पेशल ऑडिट करवाया 7 महीनों का, उसे हम बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। और फिर उसकी रिपोर्ट गई भैया हम इंतजार नहीं कर सकते, पैसों की जरूरत है, जल्दी जल्दी करो। ठीक, तो ये वो फिर बिल्कुल मिड ऑफ द ईयर भी ऑडिट करवाया जा सकता है उसे फिर, लेकिन हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। अगली एग्जांपल, ऑडिट करवाने से ये भी पता चल जाता है कि मैनेजमेंट अपनी ड्यूटीज अपने काम सही तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही।
मैनेजमेंट या डायरेक्टर के ऊपर कुछ काम तो ओनर ने लगाए होते हैं, कुछ काम लॉ ने लगाए होते हैं। जिन स्टूडेंट से कंपनी लॉ पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा एक कंसेप्ट, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज होती हैं, कुछ ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। वो ड्यूटीज जो लॉ बोलता है ना, कंपनी लॉ, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। और वो ड्यूटीज जो शेयर होल्डर कहते हैं डायरेक्टर्स को करो, उसे कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। ऑडिट के दौरान में बताइए, ऑडिटर को कर ऑडिट रहा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर फोकस होगा, लेकिन क्या उसे पता चल जाएगा क्या नहीं कि डायरेक्टर सही काम कर रहे हैं? जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक ड्यूटी थी जहां तक मुझे याद है, कंपनी लॉ में लिखा हुआ था, डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, जिसमें वो कैश रिसीट एंड पेमेंट का रिकॉर्ड था, सेल परचेज का रिकॉर्ड था। क्या ऑडिट करते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्क पता है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी, नोट्स अकाउंट्स होते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? जर्नल, लेजर, ट्रायल। तो अगर ऑडिट करते हुए ऑडिटर कहे भैया कैश बुक तो दिखाना जरा, हम देख लें कि आपका कैश सही रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, सेल परचेज सही रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, और डायरेक्टर कहे कैश बुक तो हमने मेंटेन ही नहीं की, तो क्या ऑडिट करते हुए ये भी पता चल जाएगा कि नहीं कि मैनेजमेंट डायरेक्टर्स अपनी ड्यूटी सही पूरे कर रहे हैं कि नहीं? ये भी फायदा है, ये भी क्या है? फायदा है। और एक और फायदा है, एक और फायदा है। वो क्या है? वो फायदा ये है कि डेफिशिएंसीज, डेफिशिएंसी कहते हैं कमियां, वीकनेस, प्रॉब्लम्स इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आइडेंटिफाई हो जाती है। क्या होती है? डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई हो जाती है। अब ये कंसेप्ट्स बड़े ध्यान से सुनना है। पहले यहां पे चेक पॉइंट, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। सर ये कोई जी सर। ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है शेयर होल्डर्स को, इसको भी वेरीफाई किया जाता है? मतलब वो भी एक इंसान है, उसमें गलती हो सकती है। क्या क्वेश्चन का ये है कि क्या ऑडिटर जो शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट देता है, क्या ये चेक किया जाता है कि ये रिपोर्ट सही है कि नहीं? हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर इसी बात के ऊपर है। इसका जवाब है यस, किया जाता है, लेकिन कौन करता है, कैसे करता है, वो बाद में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट बता देता हूं, आई कैप भी करता है, आई कैप भी करता है। जैसे हम ऑडिटर है ना, तो ऑडिटर का भी ऑडिटर है, वो कौन? आई कैप। अब इससे अगला सवाल आपके जहन में नहीं आना चाहिए, है ना? हाँ, वो नहीं आना चाहिए, वो नहीं। क्लियर? यहां तक चीजें समझ आई? यहां तक जरा क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिकैप। अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने ये सीखा कि किसी भी जब कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ तो उसमें ओनर्स या शेयर होल्डर अलग थे, मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स अलग थे, दोनों में कन्फ्लिक्ट आया। कन्फ्लिक्ट क्या आया? डायरेक्टर्स चाहते थे अपनी परफॉर्मेंस का बेस्ट व्यू प्रेजेंट करना, शेयर होल्डर्स चाहते थे परफॉर्मेंस का ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। ठीक है, इस वजह से अक्सर डायरेक्टर्स या मैनेजर प्रॉफिट को ओवरस्टेट करके रिपोर्ट किया करते थे, शेयर होल्डर्स को उन्हें पता नहीं चलता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने समझ आई जब, तो उन्होंने एक एक्सपर्ट को एंगेज करना शुरू कर दिया। उस एक्सपर्ट का नाम क्या है? ऑडिटर। ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके फिर अपनी रिटर्न रिपोर्ट शेयर होल्डर्स को देना शुरू कर दी। उसमें क्या बताते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक है, इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, लेकिन इस ऑडिटर का याद रखें, इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, एक चीज ये याद रखिए। और दूसरी चीज ये याद रखिए कि ऑडिटर मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता है, ऑल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं करता। मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट को हम समटाइम मटीरियल मिस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट को हम समटाइम्स मटीरियल मिस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी समझ लीजिए कि तकरीबन 95% तक मिस स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई कर लेता है, 5% तक मिस स्टेटमेंट हो सकता है रह जाए, तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। जो आपको असाइनमेंट दी गई, किसी स्टूडेंट ने अगर 95% तक असाइनमेंट कर ली तो भाई तकरीबन उसने सारी कर ली। ठीक है, 100 क्वेश्चन दिए, 95 कर लिए, तो कोई बात नहीं, 2-4 नहीं भी गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऑडिटर याद रखिएगा, अहम कंसेप्ट है हमारे प्रोफेशन का कि ऑडिटर ऑल मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट
नहीं करता, मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, यानी समझ लीजिए प्रॉफिट अगर 100 है, 100, तो ऑडिटर आपको ये बता दे कि भाई 95 रुपीज तक का प्रॉफिट तो मैंने चेक कर लिया, ठीक है, 5% ऑफ प्रॉफिट जो है ये हो सकता है इसमें कुछ ऊंच नीच हो, मैंने चेक नहीं किया क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं था। ठीक है, तो मुझे बताइए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो 5% ऑफ प्रॉफिट तक गड़बड़ हो तो प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। 95% तक आपको तसल्ली मिल जाए, एश्योरेंस मिल जाए, श्योरिटी मिल जाए, ठीक है, 5% तक रह जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ज्यादातर इन्वेस्टर यही कहते हैं, 95% तक आपने हमें तसल्ली करा दी कि सब कुछ ठीक है, यही बहुत है हमारे फैसला करने के लिए। परफेक्ट तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती ना। यस सर। तो ये अच्छा, अब जो आपसे कंसेप्ट डिस्कस करने लगा हूं, यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने ये सीखा कि ऑडिट प्रोफेशन ग्रो होने की वजह से इसको इतना अप्रिशिएट किया गया कि ज्यादातर कंट्रीज में अब ये रिक्वायरमेंट है लॉ की कि जब भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को भिजवाई जाएंगी पहले ऑडिट करवाया जाएगा। इस रिक्वायरमेंट को क्या हम कहते हैं? स्टैट्यूटरी एंगेजमेंट। लेकिन दुनिया में क्या सिर्फ स्टैट्यूटरी ऑडिट होते हैं? नॉन स्टैट्यूटरी भी होते हैं, यानी लॉ ने रिक्वायर नहीं भी किया फिर भी होते। भाई वो क्यों होते हैं? वो इन एडवांटेजेस की वजह से होते हैं। हो सकता है किसी से लोन लेना हो सकता है बिजनेस बेचना हो, ठीक है, ये इन एडवांटेजेस की वजह से हो सकता है, रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि हमें ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाए। सोल प्रोप्राइटर है, वो कहता है मैं अपने बिजनेस का हिसाब किताब तो लगाऊं, सारा साल मेहनत किया, प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, उसमें एक जो अहम बेनिफिट है जिसके ऊपर अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं वो है डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल आइडेंटिफाई होती हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है ये सुन लीजिए। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है ये सुन लीजिए। दुनिया में कोई भी चीज चुटकी बजाते नहीं होते, ऐसा ही है, उसके लिए कुछ एफर्ट्स करना पड़ते हैं, वरना तो चुटकी बजाते हमारा सीईओ हो जाता। उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ती है। एक सफा लेने के लिए जिसके ऊपर लिखा हो कांग्रेचुलेशंस यू आर नाउ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके लिए आपको साल बहुत लंबी चौड़ी मेहनत करना पड़ती है। ऐसा ही है, ये जो लंबी चौड़ी मेहनत करते हैं ना आप, ये आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। ये क्या है आपका इंटरनल कंट्रोल, समझिए। और वो जो आपको आई कैप ने एक सफा दिया वो समझिए जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। कंपनी है ना, कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, चुटकी बजाते नहीं बन जाते। आपको तो ये सिखाया जाता है ना, सेल्स की एंट्री पास करे भाई, भैया सेल्स की एंट्री पास कर ले, करना डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, काउंटिंग में यही सिखाया जाता है ना। प्रैक्टिस में ऐसे नहीं होता, ये तो अल्टीमेट आउटकम है। प्रैक्टिस में क्या होता है जरा गौर से सुनिएगा, बहुत से रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री से पहले बहुत से रूल्स और प्रोसीजर होते हैं। जैसे कस्टमर आएगा, वो रेट पूछेगा, कोटेशन दी जाएगी, वो ऑर्डर देगा, सेल्स ऑर्डर आएगा, चीजें डिस्पैच की जाएंगी, गुड डिस्पैच होगी, फिर सेल इनवॉइस बनती है, फिर चेक होता है सेल इनवॉइस में कोई गलती तो नहीं है, फिर उसके बाद जाके एंट्री पास होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। उससे पहले जो ये सारे स्टेप्स हैं ना, सेल्स ऑर्डर का, गुड डिस्पैच का, ये स्टेप्स, ठीक है, सेल इनवॉइस प्रिपेयर होने का, सेल इनवॉइस को रीचेक करने वाला, ये आपको काउंटिंग में शायद सिखाते हैं कि नहीं सिखाते? सिखाते हैं, बेहतरीन, ये तो फिर आसान हो गया, ये तो पहले बताना था, सिखाते हैं, मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये सारा प्रोसेस पहले होता है, फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्री पास होती है। लेकिन आप एज अकाउंटेंट फोकस आपका सिर्फ एंड के प्रोसेस के ऊपर है, लेकिन याद रखिए ऑडिट में हमारा फोकस एंड आउटकम के ऊपर तो होगा ही होगा, उस प्रोसेस के ऊपर भी होगा। अकाउंटिंग में मुझे भी अंदाजा है कि अकाउंटिंग में सिखाते हैं, लेकिन ब्रीफली सिखाते हैं ये प्रोसेस। ऑडिट में हम इस प्रोसेस को डिटेल में सीखेंगे। जैसे सेल का प्रोसेस है वैसे ही परचेज का भी प्रोसेस है, वैसे ही सैलरी शीट प्रिपेयर करने का, सैलरी एक्सपेंस प्रिपेयर करने का भी प्रोसेस है, ठीक है, पेरोल का। इस सारे प्रोसेस को रूल्स
एंड प्रोसीजर्स को हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, छोटी सी डायग्राम बना रहा हूं आपके सामने, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, फाइनेंशियल स्टेट, ये आउटकम है। इसका जो प्रोसेस है वो क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बाज़ औक़ात हम पूरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, बाज़ औक़ात सिर्फ इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं, एक ही बात है। भाई इंटरनल कंट्रोल समझ आया? मुझे बताइए, परचेज की एक ट्रांजैक्शन है, इसके अंदर कौन कौन सी इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटी शामिल होंगी? परचेज ऑर्डर, शाबाश, गुड्स रिसीट करना, गुड्स को इंस्पेक्ट करना, सही है कि खराब है, फिर गुड रिसीट नोट बनाना, और फिर उसके बाद परचेज की एंट्री पास करना, ये सारा इसका। अच्छा अब सुनिए, या तो ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम गुड होता है या बैड होता है। जैसे अगर ये सारे काम हो रहे हैं और सही हो रहे हैं तो गुड है, और अगर ये सारे काम नहीं हो रहे या गलत हो रहे हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बैड है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम गुड हो ना, तो ये गुड तो मैंने जनरल टर्म यूज की हैं, गुड को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती का चांस कम हो जाता है। ठीक कर रहे हैं बात को? और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बैड, बैड को हम कहते हैं वीक या डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी वाला। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डेफिशिएंसी वाला हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम गुड, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट डिक्रीज। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बैड, रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्रीज। याद रखें, मैं रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट बोल रहा हूं, मिसस्टेटमेंट नहीं बोल रहा। इसलिए कि अगर किसी सप्लायर ने माल मुझे पहुंचा दिया है, मैंने उसे चेक किए बगैर गोदाम में रख दिया, तो रिस्क है कि गलत माल, डिफेक्टिव माल भी आ सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है, हो सकता है उसे सारा माल सही भेजा हो। तो इसीलिए याद रखिए, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट में और मिस स्टेटमेंट में फर्क है। सुभान अल्लाह, लिख लें लिख लें लिख लें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड मिस स्टेटमेंट। ठीक है, लिख, समझ रहे हैं? असाइनमेंट नहीं कर रहा है एक बच्चा, आज क्लास में ये बच्चा जो इधर बैठता है गायब है, छुट्टी पे है। बताइए, देयर इज रिस्क कि वो फेल हो जाएगा कि कंफर्म है फेल हो जाएगा? रिस्क फेल हो जाएगा, रिस्क। ठीक है, कंफर्म तो नहीं है ना। तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट में और मिस स्टेटमेंट में फर्क। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या? कंफर्म हो गया गलत है, कंफर्म हो गया गलत है। ठीक है जी, क्या लिखा? डिफरेंस बिटवीन रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट एंड मिस स्टेटमेंट। अब आगे एक और चीज सुने, देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और एक इंतहाई टेक्निकल कंसेप्ट बताता हूं, ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? इंटरनल रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताना सही है कि गलत है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ये कंसेप्ट बहुत टेक्निकल, आपकी सोच से ज्यादा टेक्निकल है कि एज ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताना नहीं है कि वो ठीक है कि गलत। रिपोर्ट के अंदर हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को नहीं बताते, किसको बताते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अल्टीमेटली मतलब वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, हाँ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करते हैं। क्यों अंडरस्टैंड करते हैं? ताकि हमें रिस्क का पता चल जाए कि रिस्क कम है कि ज्यादा है। रिस्क कम है भाई, आपने इस अटेम्प्ट में ऑडिट का पेपर देना है, क्या पिछले अटेम्प्ट में जो ऑडिट का पेपर है उसको आप पढ़ेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा सवाल आया है? क्यों देखेंगे? वो पेपर थोड़ा ही आना है,
हाँ, ट्रेंड का पता चल जाता है, रिस्क पता चल जाता है, कितनी केस स्टडी पूछ रहा है, किस लेवल की केस स्टडी पूछ रहा है किस तरीके से अटेम्प्ट करना। तो अगर पिछली अटेम्प्ट में मुश्किल मुश्किल सवाल आए हैं, ज्यादा केस स्टडी आई है, तो फिर इसका मतलब क्या है, रिस्क है कि इस दफा भी ज्यादा केस स्टडीज आएंगी। भाई ऐसा ही है ना, हालांकि पिछला पेपर आना नहीं है आगे, लेकिन आप प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट में करते हैं ताकि पता चल जाए, अंडरस्टैंडिंग मिल जाए किस तरह का पेपर आता है, कितना कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, किस तरह के। उसी तरह गौर से सुनिए, बहुत ही टेक्निकल कंसेप्ट, ज्यादा टेक्निकल डिस्कशन होगी आज। एज ऑडिटर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गौर से सुनिएगा, सबसे मुश्किल कंसेप्ट आज के लेक्चर का अब देने जा रहा हूं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है कि वो सही है कि गलत। इंटरनल कंट्रोल के बारे में हम रिपोर्ट में नहीं बताते कि सही है कि गलत, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता। लेकिन प्रैक्टिकली जब ऑडिट कर रहे होते हैं तो हम इंटरनल कंट्रोल को भी अंडरस्टैंड करते हैं कि वो स्ट्रांग है कि वीक है। क्यों अंडरस्टैंड करते हैं, रीजन सुनिए, क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, हमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेंगे। रिस्क ज्यादा हो तो बंदे को ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए। और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के वेरिफिकेशन के प्रोसीजर भी कम हो जाएंगे। भाई बात समझ आई, नहीं आई, नहीं आई? अब तो आगे तो मुझे बताइए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने ऑडिट रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना ठीक है कि गलत, इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में नहीं बताना, तो फिर हम इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड क्यों करते हैं? क्योंकि वो इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होंगे, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कम होगा, हमारे प्रोसीजर भी कम। और अगर रिस्क ज्यादा है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, रिस्क ज्यादा है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा है, प्रोसीजर भी ज्यादा। आप खुद भी तो ऐसे ही करते हैं, आसान सब्जेक्ट हो कम मेहनत करते हैं, मुश्किल सब्जेक्ट हो ज्यादा मेहनत करते हैं। बिजनेस लॉ आसान था, कम मेहनत की थी, 1.5 घंटे से भी काम चल गया था। ऑडिट मुश्किल है, ज्यादा मेहनत करेंगे, 2.5 घंटे 2-2.5 घंटे कम से कम जरूर पढ़ेंगे खुद से क्लास के अलावा, ठीक है। कम रिस्क कम प्रोसीजर, ज्यादा रिस्क ज्यादा प्रोसीजर। इस बात से, इस कंसेप्ट से एग्री करते हैं? बिल्कुल। तो अब चूंकि ऑडिट करते हैं, फायदे की तरफ आ जाते हैं। ऑडिट करते हैं, मुझे बताइए, क्या ऑडिटर को ये पॉसिबल है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसीज पता चल जाए? ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, अब मैं समझाने, कहे तो लेक्चर यहां पे खत्म कर दूं, कहे तो चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ लूं। अच्छा, ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अंडरस्टैंड करना है, ओके। उसमें उसे वीकनेस नजर आई, आ सकती हैं कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस, उसे बताना चाहिए किसी को? किसको बताना चाहिए? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है मैनेजमेंट को? कितनों का ख्याल है शेयर होल्डर को? मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम किसकी जिम्मेदारी? मैनेजमेंट। शेयर होल्डर को इससे गर्ज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनी, शेयर होल्डर को इससे गर्ज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि गलत। ऐसा ही है फाइनेंस। तो ये किसको बताएगा? मैं ज़बानी कलामी रिटन फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। उस रिटन पेपर को क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट नहीं, ये चीज उसको बोलते हैं मैनेजमेंट लेटर, या उसको बोलते हैं लेटर ऑफ वीकनेस। मैनेजमेंट लेटर क्यों बोलते हैं? मैनेजमेंट को दिया जाता है। लेटर ऑफ वीकनेस क्यों बोलते हैं? उसमें वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है, ठीक है जी। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर कोई गड़बड़ नजर आए, मिस स्टेटमेंट, किसको बतानी है? शेयर होल्डर को। शाबाश। कैसे बतानी है? ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर हुई बात? स्टॉक काउंट करने के लिए गए आप,
मैनेजमेंट, आपके सीनियर ने कहा, ऑडिट टीम का हिस्सा थे, सीनियर ने कहा जाओ क्लाइंट ने बैलेंस शीट के अंदर इतनी इन्वेंट्री लिखी हुई है, जाओ जाके देख के आओ स्टॉक पड़ा है कि नहीं पड़ा। गोदाम में गए, आपने देखा दरवाजे खुले हुए हैं गोदाम के, इन्वेंट्री अंदर पड़ी हुई है, लोग आ जा रहे हैं उसके आमने सामने से, आपने कहा रिस्क है। क्या रिस्क है? चोरी का। ये चीज चोरी का रिस्क है। आपने इन्वेंट्री गिनी पूरी थी, बताइए मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं? नहीं है। शाबाश। रिपोर्ट कौन सी देंगे, अनमोडिफाइड के मॉडिफाइड? अनमोडिफाइड। बेहतरीन। अच्छा बताइए मिस स्टेटमेंट नहीं है तो फिर क्या है ये? वीकनेस, क्योंकि उनका काम करने का तरीकाकार ठीक नहीं, काम करने का तरीकाकार ठीक नहीं, ये वीकनेस इंटरनल कंट्रोल। बतानी चाहिए, किसको बतानी चाहिए? मैनेजमेंट को फायदा हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए ये लिखा हुआ है ऑडिट करने से वीकनेसेस या डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आइडेंटिफाई हो जाती हैं। ये बात समझ आई आपको? शाबाश। अच्छा अब सुनिए आपने क्या करना है। आपके को एक पेज दिया गया होगा अभी, है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का कोई असाइनमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, फटाफट कीजिए डिस्ट्रीब्यूट असाइनमेंट। एक तो आपको ये लेक्चर प्लान दिया गया, ये आपको डेली लेक्चर प्लान मिला करेगा, इसमें आपकी असाइनमेंट जो कुछ आपने पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है और उसको पढ़ने के बाद कौन सी असाइनमेंट करनी है, सारा कुछ इसके ऊपर छोटी सी पर्ची के ऊपर लिखा होगा हमने, ये असाइनमेंट। इसके अलावा एक और असाइनमेंट है आपकी, वो असाइनमेंट क्या है सुन लीजिए। अब सिर्फ असाइनमेंट आपको बता रहा हूँ, लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन असाइनमेंट को जरा समझ लीजिए। जी असाइनमेंट मिल गई होगी आपको। ये असाइनमेंट आपकी पीआरसी की काउंटिंग से कॉपी करवाई गई है। एक काउंटिंग का क्वेश्चन है जिसमें उसने आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? बैलेंस शीट है। शाबाश शाबाश। ये कौन सा एसेट है? बोले बोले जरा। हाँ नॉन करंट में ये लैंड एंड बिल्डिंग, नीचे प्लांट एंड मशीनरी, फिर इन्वेंट्री, इधर से प्रीपेमेंट एक्रूड इनकम, कैश, शाबाश, नीचे कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन्स, ट्रेड एंड अदर पेपर, अक्रूवल्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इनमें से कोई चीज आपके लिए नई तो नहीं है? रेवेन्यू, ये क्या है? ये क्या चीज आ गई? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कहते हैं। रेवेन्यू, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ग्रॉस प्रॉफिट तो प्लस माइनस करके आया ना। रेंटल इनकम, फिर रेंटल इनकम का है कोई ना कोई होगी। वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, रेंटल कॉस्ट, टेलीफोन चार्जेस, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट चार्जेस, बैड डेट्स, ठीक है। कोई चीज आपके लिए नई तो नहीं है? अब सुनिए, आपको अकाउंटेंट से ऑडिटर बनाने का पहला स्टेप, कैलकुलेशन नहीं करनी आपने, आपने घर बैठ के हर एक लाइन लगानी है पेज में, लेफ्ट साइड पे हर एक एलिमेंट लिखना है।
एक पेज बैलेंस शीट के एलिमेंट के लिए रख लें, अगला पेज इनकम स्टेटमेंट के एलिमेंट के। लाइन लगाएं साइड पे, एक एक एलिमेंट लिखे, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स हैं, इन्वेंट्री है, अगले पेज पे जैसे रेवेन्यू है, ठीक है, परचेजेस है, वगैरह वगैरह, ठीक है। एक एक प्रोसीजर लिखना है, स्टेप लिखना है, तरीका लिखना है कि आप कैसे इसको वेरीफाई करेंगे, कैसे। अगर आप कहें तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन इस शर्त पे कि फिर वो वाली एग्जांपल आपने नहीं लिखनी। एक एक चीज को वेरीफाई करने के 10-10 तरीके हैं, मैं सिर्फ एक एक तरीका पूछ रहा हूं, ठीक है। जैसे बता दीजिए मुझे इसमें से किसको वेरीफाई करना, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। हमने एज ऑडिटर ये देखना है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लाइंट हमें बना के देगा, हमने एज ऑडिटर वेरीफाई करना है ठीक है कि नहीं। तो एक स्टेप मेरा, एक प्रोसीजर क्या हो सकता है, मैं इस लैंड एंड बिल्डिंग को जाके फिजिकली चेक कर लूं ये मौका पे मौजूद है कि नहीं है, ये तरीका, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी, इसका भी प्रोसीजर बता दूं मैं, हाँ ये सेम ही, शाबाश से क्या सेम, फिजिकली चेक कर लो। लेकिन एक और भी हो सकता है, वो क्या भाई, इसकी डेप्रिसिएशन चेक कर लो, शाबाश। एक और भी हो सकता है क्या, ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज किए हैं उनकी इनवॉइसेस चेक कर लो। एक और भी तरीका हो सकता है क्या, अगर रीवैल्यूएशन करवाई है तो रिपोर्ट चेक कर लो, ठीक है जी। और फिर वेजेस एंड सैलरीज में सैलरी शीट चेक कर लो, सेल्स में सेल इनवॉइसेस चेक कर लो, ठीक है। अच्छा अब सुनिए, ये काम आपने करना है, लेकिन अब जरा 3-4 मिनट, अभी अगला लेक्चर कब है आपका? नहीं ये अभी 5-7 मिनट है आपके पास, 3-4 मिनट है, 3-4 मिनट और ले। अच्छा अब सुनिए, मुझे ये बताइए ये कि क्या ये है एक सादा पेन, भाई किधर है, किधर, ये दिखा, ये है एक सादा पेन, ये है AI पावर्ड पेन। कौन से वाले स्टूडेंट सादा वाला खरीदेंगे, कौन से वाला AI पावर्ड पेन खरीदेंगे? AI, शाबाश। एक है सादा ऑडिट, एक है AI पावर्ड ऑडिट। कौन सा सीखना चाहते हैं, पुराने वाला, पुराने जमाने वाला कि आजकल वाला? शाबाश। तो जरा निकालिए मोबाइल, चैट GPT कितने स्टूडेंट्स के मोबाइल पे इंस्टॉल है? शाबाश। नहीं है इंस्टॉल तो अभी जाइए इंस्टॉल कीजिए, लिखे chat.openai, लिखे chat.openai, जाइए, या आज घर जाके आपने इंस्टॉल कर लेना है, जिन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है वो जरा ओपन करें। शाबाश, इधर लिखे, नहीं है, शाबाश। ये अभी करना है, आज आपकी होम असाइनमेंट में ये भी शामिल है, और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपने भी ये काम करना है, इंटरनेट पैकेज नहीं, ठीक है भाई। आगे, हाँ शाबाश, इधर लिखें एज एन ऑडिटर हाउ कैन आई वेरीफाई, क्या, टेलीफोन चार्जेस, लिख लें। एज एन ऑडिटर हाउ कैन आई वेरीफाई इन्वेंट्रीज, लिख लें। एज एन ऑडिटर हाउ कैन आई वेरीफाई प्लांट एंड मशीनरी, लिख लें। वो आपको लंबी लिस्ट दे देगा, उसको पढ़ के आपको जो एक सबसे अच्छा प्रोसीजर लगे तरीका वो लिख के ले आना है। ये आपको हैक बता दिया असाइनमेंट का, ये ले चीटिंग का तरीकाकार बता दिया असाइनमेंट का, नहीं सही है? जो सबसे अच्छा प्रोसीजर लिखे भाई लिख लाएंगे। हाँ तो पढ़ लें कोई बात नहीं, पढ़ लें इसको। जो एक सब, अगर पहले वाला सबसे अच्छा लगे तो वो लिख लीजिएगा भाई। क्लियर होगी ये बात? अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, कुछ लोग ऐसे स्टेटस को पसंद होता है, यानी चेंज पसंद नहीं होता, तो वो चेंज को कुछ लोग डिसलाइक करते हैं। हम चेंज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना बेहतर है। तो अगर आपसे कोई आपका बैचमेट ये कहे
भाई सर जो है सर सही नहीं ऑडिट पढ़ाते हैं, सर तो एआई से ऑडिट पढ़ाते हैं, ये क्या तरीका हुआ? तो आपने कहना है बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्या कहना है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ठीक है, आर्गुमेंट नहीं करने। और एक दूसरा बैचमेट भी होगा आपका, वो कहेगा ठीक है एआई से पढ़ाना अच्छा है, लेकिन सर एआई का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं एक और चीज बताता हूं, जगह बताता हूं आपको, वहां पे एआई का सही इस्तेमाल होता है। तो सही इस्तेमाल से तो आपने क्या कहना है? आप ठीक कह रहे हैं, आर्गुमेंट नहीं करना। ठीक है, करना क्या है फिर? आर्गुमेंट नहीं करना, करना क्या है? जो भाई आपको बोलेगा आपने वो करना है। क्या करना है आज? ये आपको आपकी जिंदगी का पहला प्रॉम्प्ट बताया है मैंने। क्या? कि एज एन ऑडिटर हाउ विल आई वेरीफाई डैश, जो भी एरिया है। और सिर्फ एक प्रोसीजर, ज्यादा नहीं कह रहा, एक प्रोसीजर करके लाएंगे। ये असाइनमेंट लाजमी करनी है आपने, ये कल मैं चेक करूंगा। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।